देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर बदायूं से है, जहां आपको बता दें कि दो बाइकों की भिड़ंत की चपेट में आने से एक अधेड़ की मौत हो गई है, जबकि दोनों बाइक सवार घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया है, जहां इलाज के दौरान अधेड़ ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे की जाँच शुरू कर दी है। हादसा उखैती थाना क्षेत्र के करनपुर और साथी पेवारी गाँव के बीच हुआ है। इस्लामनगर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर चरसौरा गांव निवासी 50 वर्षीय हीरालाल पुत्र भोलाराम निवासी अपने ससुराल करनपुर गांव से पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही दो बाइकें आपस में टकरा गई। टक्कर के बाद हीरालाल दोनों बाइकों की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया है। अस्पताल में इलाज के दौरान हीरालाल की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। के भाई के साथ वहाँ ये करनपुर से पैदल जा रहा था गांव के लिए ना, कुछ सवारी नहीं, 4-5 दूर का गाँव है हमारा। तो दो बाइक आई थी आमने सामने और उनके बीच में ही थी। तो कब मौके पे खत्म हो गए थे? मौके पर नहीं, लगभग 2-3 घंटे ट्रीटमेंट चला था मौके पर। उसमें घायल भी हुए कोई लोग? घायल हम दो लोग भी घायल हुए कुछ, जिसको ज़्यादा चोट आई थी। क्या नाम है जो खत्म हुआ? ये हीरालाल। बदायूं में झोला छाप के इंजेक्शन के बाद बिगड़ी है हालत, व्यक्ति की मौत हो गई। कादर चौक थाना क्षेत्र के भाकोड़ा गांव निवासी 48 वर्षीय पुरुषोत्तम पुत्र मेघ सहाय की झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने के बाद मौत हो गई है। परिवार के लोगों ने गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाते हुए आपको बता दें कि कार्रवाई की मांग शुरू कर दी गई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। बताया गया कि शुक्रवार को पुरुषोत्तम को बुखार आने पर वह गांव के ही एक झोला छाप डॉक्टर के पास दवाई लेने गए थे। आरोप ये भी है कि डॉक्टर ने उन्हें इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इस पर झोला छाप ने रिएक्शन होने की बात कहकर दूसरा इंजेक्शन लगा दिया। दूसरा इंजेक्शन लगाने के बाद हालत और भी गंभीर हो गई और साथ ही परिवार के लोग उन्हें जिला वाहन से बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे हैं, जहां से जिला अस्पताल भेज दिया गया है। और साथ ही पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के थाना गजरौला कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव आपको बता दें कि सलेमपुर गौशाई रोड स्थित प्याऊ मंदिर के पास एक पुजारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों ने बताया है कि गजरौला कोतवाली नगर के मोहल्ला जलाल नगर निवासी सूरवीर पुत्र गोपाल पिछले कई सालों से सलेमपुर रोड स्थित एक प्याऊ मंदिर में रह रहे थे और शनिवार को
पुजारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। पुजारी का शव मंदिर में ही पड़ा मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अब से पहले भी इस मंदिर एक पुजारी की हत्या हो चुकी है और वहीं मृतक के परिजनों ने बताया है कि पुजारी सूरवीर पिछले 3 से 4 दिन से ठीक से कुछ खा भी नहीं रहे थे। वह शराब का सेवन ज्यादा कर रहे थे। जानकारी में सीओ अंजलि कटारिया ने बताया कि शनिवार को मंदिर पर संदिग्ध परिस्थितियों में पुजारी का शव मिला है। आज दिनांक 16 मई को गजरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलीमपुर गोसाई में 112 पर पुलिस को सूचना मिलती है कि गांव में प्याऊ मंदिर के जो पुजारी जी हैं शूरवीर पुत्र गोपाल निवासी जलाल नगर बस्ती गजरौला, जो कि पिछले 4-5 साल से मंदिर में ही रह रहे हैं, उनका मृतक अवस्था में वो मिले हैं। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची, अधिकारीगण भी मौके पर पहुंचे। परिजनों से पूछा गया तो परिजनों के अनुसार पिछले 3-4 दिनों से जो पुजारी जी हैं वो ठीक प्रकार से खा नहीं रहे थे और शराब का अधिक सेवन कर रहे थे। शव के परीक्षण के लिए शव को तत्काल पीएम कराने हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। प्रथम दृष्टया शव को देखने से कोई जाहिरा चोट नहीं दिखाई दी है और कानून एवं शांति व्यवस्था सामान्य है। क्या नाम है तुम्हारा? यस जी, यहाँ पर ये प्याऊ मंदिर पर महाराज जी थे, ये आपके क्या लगते थे? पापा जी थे। तो इनकी मृत्यु हो गई, कैसे हुई है कुछ पता है? इसके बारे में थोड़ा बता। नहीं पता। पीएम कराना चाहते हो? क्यों? अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि मर्डर है या फिर अपने आप इनकी? यहाँ 2 जोड़ी चप्पल मिले हैं, उससे क्या समझते हैं? स्थिति तो यहाँ की ऐसी लग रही है जैसे कि यहाँ पर यहाँ पहले भी 2 महाराज का मर्डर हो चुका है। आप क्या चाहते हो फिर इसमें? पीएम नहीं कराना चाहता मैं, बस इनका अंतिम संस्कार अपने तरीके से। खबर महोबा से ही, जहां सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी हाउस अरेस्ट किए गए। आपको बता दें कि 17 मई को हमीरपुर जनपद में पहुंचने पर लगाई गई रोक। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद बढ़ी सांसद अजेंद्र सिंह लोधी की मुश्किलें। कुलपहाड़ तहसीलदार महोबखंड थाना प्रभारी LIU सहित भारी फोर्स सांसद आवास पर मौजूद रहे हैं। महोबा के महोबखंड थाना क्षेत्र के कनकुआ स्थित सांसद आवास का मामला पूरा बताया जा रहा है। जौनपुर मड़ियाहू थाना क्षेत्र के पट्टी ग्राम निवासी नियामत अली 38 वर्षीय पुत्र चिंगिया शनिवार की शाम लगभग 5 बजे अपने नियामत अली अपने स्कॉर्पियो से मछली शहर मड़ियाहू रोड पर जा रहे थे। आगे 8 से 10 की संख्या में हमलावर खड़े थे। उनकी गाड़ी रोककर उनको सरेआम बुलेरो गाड़ी में भरकर मड़ियाहू मछली शहर रोड पर लेके चले गए और मारने की नियत से लहूलुहान करके सड़क के किनारे फेंक दिया। और साथ ही नियामत अली को जब होश आया, किसी ने घर में जाकर वहां से अपने घर फोन से सूचना दी और साथ ही घर वाले आए और मड़ियाहू थाने पे ले गए हैं। क्या नाम है आपका? नियामत अली शाह। पिता का नाम? सिंगी है। घर? ग्राम पट्टी है सर। थाना? बढ़िया। कैसे चोट लगी, क्या मामला है? मामला साहब यही है कि वो लोग जो हैं, वो लोग कौन लोग? उन लोग का परवेश यादव हैं। हाँ। और एक उसका भाई है, ध्यान नहीं आ रहा है, उसका भाई और 4 लोग और हैं। प्रवेश नाम? हाँ, कहाँ परवेश का रहने वाला है? नदियाँ के हैं। क्या वो दबंग टाइप का है? दबंग टाइप। हफ्ते महीने में का रोज हफ्ते में 4000 रुपए हमको आप दीजिए, रही जान से तुमको मार देंगे। सूली लेते थे और हम घर पर नहीं थे, कहीं गए थे और घर पर जाके औरत से बोलने लगे, कहाँ गए वो, फलाने ये है ऐसा है, धमकी दिए। फिर उसके बाद हम घर पे आए हैं। घर से आए, रोड पे मिल गए वो, तो हमने पूछे कि कोई काम था? तो कहे क्या करबे, इस तरह दिया, तुमको मैं बोला था
जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठा के, कितने लोगों की संख्या में थे वो? 4 लोग और दोनों भाई थे, 2 भाई और 6 लोग थे। बोलेरो मुझे जबरदस्ती बीच चौराहा पे बैठाए, बैठाने के बाद मैंने चिल्लाया, कोई मुझे छुड़ाना नहीं आया। गाड़ी में मारते ही ले गए अपने घर के तरफ, जाके एकांत में गांव में वहां घिया के इतनी मार मारे, किसी से हमला हुआ है आपके? ईंटे से, फैड़ से, और एक कोई चीज औजार लिए थे उससे पूरी। आपको वो अपनी गाड़ी में भर के लेके गए थे? हाँ, वो लोग अपने गाड़ी में, बोलेरो था, उसी में बैठा के मारते ही मैं चिल्लाता ही रह गया। लॉक कर दिए गाड़ी, कोई छोड़ा नहीं। फिर उसके बाद किस तरह से हमको एकदम मुआ मार छोड़ दिए। मेरे हस्ती ने जब होश आया तो मैंने लड़बड़ाते किसी के दरवाजे भाग के जाके कोली में बैठे, तो ऐसे वो लोग घेरने लगे, फिर नहीं पाए। तब उसके बाद कुछ गांव वाले लोग मुझे, ठीक है, प्रशासन से आप क्या चाहते हो? प्रशासन यही चाहते हैं कि हमारा जैसे जो हमारा एकदम परेशानी हुआ है, प्रशासन से हाथ जोड़ के सरकार तरफ से विनती है कि इसके लिए आपका मारे तो आपके जेब में पैसा वैसा था? अधिकारी का रेट? पैसे भी थे, लिए जो थे, कपड़ा मुझे नंगा कर दिए थे। अच्छा, हाँ, आपको पूरा कपड़ा उतार दिया? कपड़ा उतार दिए थे, मोबाइल पूरी कपड़ा दिया। किस तरह से बता रहा हूँ मैं आपको। प्रशासन से हमारा यही विनती है कि जो भी कुछ है इसके लिए कार्रवाई, कार्रवाई की है। पुलिस आई थी? पुलिस तो अभी हमसे भेंट नहीं हुई। हमारे घर वाले देखे मुझे लात फात, मुझे होश नहीं था, ले गए थाने में देखे। उसके बाद वहां से डायरेक्ट बोले हॉस्पिटल आप ले जाइए। यहाँ कोई आपके साथ पुलिस वाला आया है? अभी तक नहीं आए हैं, कोई पुलिस वाला नहीं आया? कोई भी नहीं आया। अब यही है। गाजीपुर की नंदगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश मोनू यादव के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान मोनू यादव पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए हैं, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नंदगंज थाना पुलिस की टीम हाईवे पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि वांछित बदमाश मोनू यादव लिंक मार्ग के रास्ते भागने की फिराक में है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मोनू यादव के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल होकर मौके पर ही गिर गया। पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया है। मौके से 315 बोर का एक अवैध तमंचा, एक खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिया है। और साथ ही सीओ भड़कुड़ा शुभम वर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि गाजीपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आपको बता दें कि नंदगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मोनू यादव लंबे समय से फरार चल रहा था। नंदगंज थाना क्षेत्र रेवसा कट पे 25,000 इनामिया का मुठभेड़ हुआ है सर, पूरा मामला क्या है? दिनांक 15/16 की रात्रि में चौकी इंचार्ज से था और एसओ नंदगंज साइडी कट पे मौजूद थे। इसी दौरान उनके पास एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मोनू यादव पुत्र मुलायम यादव थाना चंदवट जनपद जौनपुर, जो कि एक पुरस्कार घोषित अपराधी है और थाना नंदगंज में लूट के मुकदमे में वांछित भी है, वो रेवसा कट के पास मौजूद है। थाना नंदगंज और की पुलिस और चौकी इंचार्ज से था मौके पर पहुंचे और अभियुक्त की घेराबंदी की। इसी दौरान अपने आप को गिरता हुआ पाके अभियुक्त द्वारा पुलिस पे फायरिंग कर दी गई। जवाबी फायरिंग में और आत्म सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जो अभियुक्त है उसके पाँव में गोली लगी है। अभियुक्त को इलाज के लिए भेजा गया है। आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
खबर चंदौली से है, जहां शहाबगंज थाना क्षेत्र में सड़क पर फर्राटा भर रहे बोगा ट्रॉली ओवरलोड बोगा ट्रॉली सड़क पर तेज रफ्तार भर रहे हैं फर्राटे। आपको बता दें, ट्रैक्टरों का कृषि कार्य के लिए कराया जाता है रजिस्ट्रेशन। अक्सर ट्रैक्टरों का किया जाता है कॉमर्शियल उपयोग। बिना लाइसेंस के ही सड़क पर दौड़ रहे हैं अवैध बोगी ट्रॉली। आने वाले समय में हो सकती है बड़ी घटना। शहाबगंज थाना क्षेत्र में अक्सर दिख जाते हैं अवैध बोगा ट्रॉली। अवैध बोगा पर पुलिस नहीं करती है कोई भी कार्रवाई। इटावा दुष्कर्म आरोपी के 4 घंटे के अंदर किया गया उसे गिरफ्तार। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इटावा पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से आरोपी के कब्जे से सरकारी पिस्टल, खोखा कारतूस और घटना से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए गए। पूरा मामला थाना बड़पुरा क्षेत्र का है, जहां 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही थाना बड़पुरा पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के द्वारा तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी नितिन पुत्र प्रहलाद को ग्राम पूठन मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और घटना से जुड़े साक्ष्यों को छिपाने की जानकारी दी गई है। जब पुलिस टीम आरोपी की निशानदेही पर बरामदगी के लिए पहुंची, तभी आरोपी ने पुलिस टीम पर हमला करते हुए उप निरीक्षक की सरकारी पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी और पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी है और उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आज दिनांक 16/5/2026 को जरिए 112 थाना बड़पुरा पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कि थाना बड़पुरा क्षेत्रांतर्गत एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना कारित हुई है। सूचना प्राप्त होने पर थाना बड़पुरा पुलिस मौके पर पहुंचती है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिसके क्रम में थाना बड़पुरा पुलिस द्वारा तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित कर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने एवं पीड़िता के अंडरगारमेंट्स घटनास्थल के पास छिपा दिए हैं, जिसकी बरामदगी के लिए जब घटनास्थल पर थाना बड़पुरा पुलिस टीम पहुंचती है तो अब अभियुक्त द्वारा अंधेरे का लाभ उठाते हुए उप निरीक्षक कुलदीप सिंह को धक्का दिया जाता है और उनकी पिस्टल से जान से मारने की नीयत से पुलिस पे फायर किया गया। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें वह अभियुक्त घायल हो गया है। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। साथ ही जो पीड़िता है वो स्वस्थ है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अग्रिम जो भी वैधानिक कार्यवाही है वह अमल में सदर तहसील चंदौली में आयोजित तहसील दिवस के दौरान शनिवार को समय हंगामे की स्थिति बन गई है, जब अधिवक्ताओं और लेखपालों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और हाथापाई की नौबत भी आ गई। अचानक हुए इस घटनाक्रम से तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई और मौके पर मौजूद अधिकारी, कर्मचारी और फरियादी कुछ ही देर के लिए सन्न रह गए हैं। बताया जा रहा है कि अधिवक्ताओं ने लेखपालों पर तहसील परिसर में नियमित रूप से उपस्थित न रहने तथा फरियादियों से धन उगाही करने का भी आरोप लगाया है। अधिवक्ताओं का कहना है कि आम जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार तहसील का चक्कर काटने को मजबूर है और विवाद बढ़ता देख अधिकारियों ने तत्काल मोर्चा संभाला है और दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया है। काफी देर तक चले समझाइश और बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। इसके बाद तहसील परिसर में स्थिति सामान्य हो सकी। इस पूरे मामले पर सदर एसडीएम विजय द्विवेदी ने कहा है कि फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने लेखपालों को निर्देश दिए हैं कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन तहसील परिसर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और आम जनता की शिकायतों को सुनकर उनका निस्तारण जरूर करें। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और साथ ही प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। विजय द्विवेदी एसडीएम सदर चंदौली तहसील दिवस के दौरान अधिवक्ताओं द्वारा कुछ समस्याएं उठाई गई, लेखपालों की उपस्थिति और साथ ही फरियादियों की शिकायतों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए।
सर, अधिवक्ताओं और लेखपालों के बीच कुछ विवाद सी स्थिति थी, क्या कुछ निर्णय लिया गया, क्या आपके द्वारा कार्रवाई की गई? नहीं, थोड़ा इसमें दोनों पक्षों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो उसको हम लोगों ने समाधान करा भी दिया है। ऐसी कोई समस्या है नहीं यहाँ पर। अधिवक्ताओं भी समझा दिया गया है, लेखपालों भी समझा दिया गया है। आपस में ऐसी कोई गैर भावना भी काम ना हो, यही बस जो शासी काम हो समय संपादित हो। सर, लेखपाल तहसील में मिलते नहीं, इस बाबत क्या डिसीजन लिया गया? नहीं, मैं लेखपालों के लिए जो है एक दिन निश्चित कर रहा हूँ। उस दिन लेखपाल आएंगे तो सभी को मिलेंगे और सभी को सुना जाएगा और जिसकी जो रिपोर्ट पेंडिंग है वो भी लगवाई जाएगी और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से कार्य होगी। जौनपुर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है और मौत पर 2 लोग हुए घायल। आपको बता दें, मौके पर सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल कराया गया भर्ती। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुटी है। घटना के बाद इलाके में ट्रक लेकर मौके से हुआ फरार चालक। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के फैजाबाद रोड का पूरा मामला बताया जा रहा। उन्नाव में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, अस्पताल में चल रहा इलाज। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को की है उनकी घेराबंदी। बदमाशों ने पुलिस पर झोंकी फायर। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल बदमाशों के पास से 2 तमंचा, 2 जिंदा और 2 खोखा कारतूस बरामद है। दोनों बदमाशों की बीती 13 मई को हुई थी लूट की और घटना पुलिस कर रही थी तलाश। फतेहपुर 84 थाना क्षेत्र के मिट्ठू खेड़ा रेलवे क्रॉसिंग के पास हुई है मुठभेड़। दिनांक 13/5/2026 को थाना फतेहपुर 84 पर लूट की सूचना प्राप्त हुई, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 166/26 पंजीकृत किया गया था। इसके अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमें लगाई गई थीं। आज दिनांक 16/5/2026 को थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि मिट्ठू खेड़ा क्रॉसिंग पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति घटना करने की फिराक में लगे हुए हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी की गई। तभी संदिग्धों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया, जिसके आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायर किया गया। मुठभेड़ के दौरान संदिग्धों में 2 व्यक्ति घायल हुए, जिनके नाम गुड्डू उर्फ सैराज पुत्र इस्माइल व राजीव कश्यप पुत्र रामभजन है। दोनों घायलों को उपचार हेतु CHC फतेहपुर 84 ले जाया गया है। दोनों संदिग्धों ने अपराधियों ने मुकदमा अपराध संख्या 166/26 कार्यरत करना कबूल किया है और मौके से उनके पास से 2 तमंचे व कारतूस बरामद हुए हैं। उन्नाव आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। दिल्ली से आजमगढ़ जा रही डबल डेकर बस और कंटेनर में टक्कर। इंटरसिटी एक्सप्रेस बस में सवार 22 यात्री हुए गंभीर रूप से घायल। चालक को झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर आगे चल रहे कंटेनर के पीछे जा घुसी है और पुलिस यूपीरा कर्मियों ने घायलों को एम्बुलेंस से CHC पहुंचाया। 6 यात्रियों की हालत नाजुक देखते हुए अस्पताल में किया गया रेफर। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के रघुरामपुर गाँव के पास की घटना बताई जा रही है। आज मऊ में राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ का वार्षिक सम्मेलन हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री मनोज कुमार मिश्रा, प्रदेश महामंत्री हरिराम गुप्ता, कोषाध्यक्ष अध्यक्ष कृष्णकांत गुप्ता और साथ ही उपस्थित रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का अंग वस्त्र देकर व फूल माला पहनाकर स्वागत किया है। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा, सरकार से हमारी मांग है 2011 का कमीशन पुनः बहाल करे और जो योजनाएं पोस्ट ऑफिस में चल रही हैं उसमें कमीशन दिया जाए। मऊ में राष्ट्रीय भ्रष्ट बचत अधिकारी डॉक्टर शैलेश कुमार का निलंबन और साथ ही संगठन द्वारा कर दिया गया है। सरकार द्वारा अभिकर्ता का कमीशन वृद्धि नहीं किया गया तो अभिकर्ता आंदोलन करेंगे। क्या रहा? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे रहा हूँ। राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ जो पूरे प्रदेश में चलता है और लगभग पूरे देश में 40,000 अभिकर्ता है, रजिस्टर्ड संस्था है पूरे ऑल इंडिया स्तर पे। और ये मऊ में क्योंकि सरकार की कुछ नीतियां गलत हैं जो अभिकर्ताओं के साथ अब बहुत ही दोअर्थी कार्य कर रहा है। पहले जो पोस्ट ऑफिस अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, लोगों का इसमें विश्वास है
पैसा अपना जमा करते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन सरकार जो है एजेंटों का कमीशन कम करती जा रही है, उनकी सुविधाएं कम करती जा रही हैं। जैसे जो नए स्कीम आ रहे हैं उस पे अभिकर्ताओं का कमीशन बिल्कुल खत्म कर दिया, और जो पहले से स्कीम चले आ रही थी किसान विकास पत्र जो अच्छी स्कीमें थी उनका जो है ड्यूरेशन बढ़ा दिया, कुछ स्कीमें खत्म कर दिया। अभिकर्ताओं का एक तरीके से शोषण हो रहा है। इसके लिए जो है ये हमारा राष्ट्रीय स्तर पर ये संगठन है, जिसमें आज चूंकि सभी अभिकर्ताओं को जिले का इकट्ठा किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय हमारे महामंत्री और प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष और सभी लोग आए थे। मांग हमारी सरकार से यही है कि जो सुविधाएं पहले थी 2011 के पहले जो कमीशन था उसको बहाल किया जाए, और जो नए आ रहे हैं योजनाएं आ रही हैं उसमें कमीशन दिया जाए अभिकर्ताओं को। हम यहाँ अभिकर्ता गोरखनाथ सिंह, यही पोस्ट ऑफिस मऊ से हेड ऑफिस से राष्ट्रीय बचत संगठन में अभिकर्ता है। किस प्रकार कार्यक्रम जी, कैसा कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य? इसका उद्देश्य संगठित करने के लिए ये प्रोग्राम हम लोगों ने रखा है। महीने में कभी कभी इस तरह का एक बैठक कर लिया जाता है कि हम लोग संगठित अभिकर्ताओं को और बचत के बारे में जानकारी देनी चाहिए, लोगों के पास जा जाके। तो पहले जो डाकखाने में बचत करते थे, अब बहुत सारी कंपनियां आ गई तो लोग बचत नहीं कर रहे हैं, तो प्रभाव पड़ा है। जिन लोगों को विश्वास नहीं पड़ता है वो लोग दूसरी कंपनी में जाते हैं, लेकिन जिनको विश्वास, जैसे देहात क्षेत्रीय है तो जितने सारे लोग हैं सब के सब डाकखाने में आते हैं, उनको विश्वास है यहाँ जो भी पैसा है सब सुरक्षित है। केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं बहुत ही अच्छी है। जिला बचत अधिकारी को लेकर आप लोग बहुत लामबंद थे, अक्टूबर का उनको सस्पेंड किया गया। इस तरह से अधिकारियों से शोषण होता है अभिकर्ताओं का। देखिए, जितने भी यहाँ अभिकर्ता इस समय उपस्थित हैं जिले के, जो भी लोग आपके सामने दिख रहे हैं, इसमें सभी लोग करीब करीब उससे त्रस्त हो गए थे। मतलब जैसे कार्ड हम लोग लेते हैं नाम भरने के लिए, वो कार्ड नहीं उपलब्ध कराए थे, उसके एवज में पैसा मांगते थे। हम लोगों का जो रिन्यूअल हर 3 साल पे होता है वो रिन्यूअल नहीं करते थे, उसके लिए प्रताड़ित करते थे। बार बार ऑफिस में दौड़ाना, आज करेंगे कल करेंगे, नहीं करते थे। उसके बाद कहते थे कि ये पेपर की कमी है, इसको पूरा करके ले आओ। उसके बाद जो नया लाइसेंस लेते हैं उसके लिए बहुत हर तरह से हम लोग त्रस्त है, इतना त्रस्त है, तब हम लोग इतना इकट्ठा हो करके और इस तरह का कार्रवाई सही है। एजेंटों के हित में हुआ है, ये बहुत सरकार की कृपा रही है। बताया गया इससे क्या कहेंगे आप? वीडियो हमारे भी संज्ञान में है, और उन्होंने खुला आरोप लगाया है कि एक फॉरवर्ड बनाम अनुसूचित की लड़ाई का रूप उन्होंने इसे जातीय रूप देने का प्रयास किया है। उन्होंने अभी कहा है अपने वीडियो में कि जिले का कोई भी पदाधिकारी साथ नहीं था। आज जिले के अध्यक्ष हमारे माननीय गोरख सिंह जी, हमारे महासचिव श्री पंकज उपाध्याय जी, इसी मऊ जनपद के मंडल अध्यक्ष हमारे वीरेंद्र पांडे जी, सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और संगठन के साथ खड़े हैं। और जहां तक उन्होंने कहा कि फर्जी फंसाने की बात, तो देखिए हम लोगों ने सिर्फ शिकायत किया था, जांच उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया गया। तो अगर वह आरोप लगा रहे हैं तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों पे लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो लांछन उनकी पत्नी भी और उनका भी एक वीडियो है, शैलेश कुमार जी का भी वीडियो है। तो आगे अब उनको चार्जशीट मिली हुई है, और उस आरोप पत्र के बाद निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि हम लोगों को भी उस बड़ी जांच में अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाए, और हम पूरी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। और आने वाले समय में डॉक्टर शैलेश कुमार को बर्खास्त करने की भी मांग हम उत्तर प्रदेश खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में लकड़ी माफिया के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े कर रहे हैं कटान। दिन दहाड़े शीशम के पेड़ काटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वन विभाग तथा स्थानीय पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम है। उसावा थाना क्षेत्र के नवीगंज का मामला बताया जा रहा है।
खबर बदायूं से है, जहां पेड़ पर अज्ञात शव लटका मिलने से मचा हड़कंप। विगत कई दिनों से पुराना बताया जा रहा शव छत विक्षत अवस्था में पेड़ से लटका मिला है। शव ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त हेतु मोर्चरी भिजवाया है। पूरा मामला आलापुर थाना क्षेत्र के कटिया नवादा गाँव का है। ज्येष्ठ अमावस्या के अवसर पर संडीला क्षेत्र शनिवार को पूरी तरह भक्ति में डूबा नजर आया। वट सावित्री व्रत को लेकर सुहागिन महिलाओं ने दिन भर निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी आयु और साथ ही परिवार की सुख समृद्धि की कामना की है। सुबह से ही शीतला माता मंदिर, स्टेशन रोड समेत धार्मिक स्थलों पर महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी रही और साथ ही 16 श्रृंगार में सजी महिलाओं ने बरगद वृक्ष की पूजा कर परिक्रमा की और रक्षा सूत्र बांधकर अखंड सौभाग्य की कामना भी की है। इटावा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक शातिर अपराधी की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। मामला थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली थी कि एक बदमाश इटगांव क्षेत्र में फायरिंग करते हुए मोटरसाइकिल से इटावा की ओर आ रहा था। सूचना मिलते ही थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस टीम सक्रिय हुई है और साथ ही डीएफसी रेलवे लाइन के पास वाहन चेकिंग शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद संदिग्ध बाइक सवार दिखाई दिया और पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर आरोपी भागने लगा और खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी है। पुलिस टीम ने आत्मरक्षात्मक जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें बदमाश रोहित उर्फ लुक्का के दाहिने पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आज सुबह करीब 3:30 बजे पीआरबी 112 को सूचना मिली कि एक व्यक्ति थाना क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी के ग्राम इटगांव क्षेत्र से फायरिंग करते हुए इटावा की ओर भाग रहा है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा डीएफसी रेलवे लाइन के पास चेकिंग प्रारंभ की गई। इसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से इटगांव की ओर से आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम के द्वारा उसे रुकने का इशारा किया गया। इस पर वह कच्चे रास्ते की तरफ भागना प्रारंभ किया। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम की जवाबी कार्यवाही में उसके दाहिने पैर में गोली लगी। उसे तत्काल जिला अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम रोहित उर्फ लुक्का पुत्र अभिलाख निवासी कोकपुरा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी बताया। उसके पास से मोटरसाइकिल के अतिरिक्त अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि उसके विरुद्ध मैनपुरी, इटावा, एटा और कमिश्नरेट कानपुर में कुल 14 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, हत्या के प्रयास, आबकारी अधिनियम से संबंधित धाराओं के अभियोग पंजीकृत हैं। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आगे की अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मिलावटखोरों पर कानपुर देहात पुलिस ने बड़ा प्रहार किया है। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। रनिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने पकड़ा है 4000 लीटर संदिग्ध खाद्य तेल। प्रेमनगर व मंटोरा पुल के पास फ्रंटियर कंपनी के समीप हुई है बड़ी कार्रवाई। एसओजी सर्विलांस और रनिया पुल की पुलिस की संयुक्त टीम ने की है छापेमारी। मौके से 20 ड्रम संदिग्ध खाद्य तेल बरामद हुआ है। खाद्य रसद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लिए हैं सैंपल और साथ ही लैब जांच रिपोर्ट के आधार पर होगी कठोर वैधानिक कार्रवाई। और एडीजी कानपुर जोन और साथ ही डीआईजी कानपुर रेंज व एसपी कानपुर देहात के निर्देशन में कार्रवाई की गई है। कल दिनांक 15/5/26 को थाना क्षेत्र रनिया में मंटोरा पुल के पास एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और रनिया पुलिस द्वारा संदिग्ध खाद्य तेल 20 ड्रम जो करीब 4000 लीटर था बरामद किया गया। इस संबंध में संबंधित खाद्य और रसद विभाग को सूचित किया गया। उनके द्वारा तत्काल मौके पर आकर सैंपलिंग की गई और जांच की जा रही है। बाद सैंपलिंग रिपोर्ट और जांच के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में वैशाख अमावस्या के अवसर पर संत समाज के लिए एक नए राष्ट्रीय मंच अखिल भारतीय संत परिषद की स्थापना की गई है। परिषद का उद्देश्य सनातन धर्म और साथ ही वेद सम्मत संत परंपरा और भारतीय आध्यात्मिक
सांस्कृतिक रक्षा का बताया गया है। आपको बता दें, शामवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज के नेतृत्व में गठित इस परिषद को राजनीतिक प्रभाव और साथ ही सत्ता के दबाव में मुक्त मंच बताया गया। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा है कि कई धार्मिक संस्थान सत्ता के दबाव में खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रही हैं। ऐसे में संत समाज को स्वतंत्र आवाज देने के लिए इस परिषद का गठन किया गया है और साथ ही परिषद ने गुरुकुल शिक्षा, संस्कृति, गौ संरक्षण और साथ ही सनातन परंपराओं के संरक्षण के लिए देश भर में नैतिक जागरण अभियान चलाने का भी संकल्प लिया है। अभी जिस प्रकार से अखाड़ा परिषद में आपस में सिर फुटोवल है, सरकारें भी बहुत कंफ्यूज हैं, तो इसलिए मैंने इस बात को सोचा। बहुत संतों ने कहा कि एक अलग संगठन ऐसा बनना चाहिए जो कुंभ के समय में या कुंभ के बाद भी पहले भी संतों की पीड़ा, संतों के लिए कार्य करे। अखाड़ा परिषद पिछले 20-25 वर्षों से केवल राजनीति कर रही है, उसके संतों की किसी पीड़ा से कोई मतलब नहीं है। अखाड़ों की स्थिति आप देख रहे होंगे कि शास्त्रों की मर्यादा तार तार हो रही है। शंकराचार्य किसी को घोषित कर दे रहे हैं, जगत गुरु किसी को घोषित कर रहे हैं, किसी को मंडलेश्वर बना रहे हैं, किसी को, तो वो जो शास्त्र की मर्यादा कैसे स्थापित होगी, उन पे अनुशासनात्मक कार्रवाई कैसे होगी जो फर्जी लोग घूम रहे हैं। अब कालनेमियों पे कार्रवाई शासन को करना पड़ रहा है, आपने देखा अभी तो यहाँ हरिद्वार में हजारों कालनेमी घूम रहे हैं जो अपने व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो साधु का भेष बना करके घूम रहे हैं। तो इसलिए ये संत परिषद बनी है, महाराज श्री के नेतृत्व में बनी है और महाराज जी अभी थोड़ा वो हो रहे हैं, संकोच कर रहे हैं। महाराज जी संत संकोच नहीं करता है। सत्य अगर हम नहीं स्थापित करेंगे तो सत्य फिर स्थापित नहीं होगा। ये जो असत्य घूम रहा है यही सत्य दिखने लगेगा। इसलिए शास्त्र की मर्यादा स्थापित हो। हमारे अखिल भारतीय संत परिषद के नौजवान साथी आदरणीय प्रणव दास जी महाराज, आदरणीय वेद प्रकाशाचार्य जी महाराज, सौरभ ब्रह्मचारी सौरभ जी महाराज, हमारे सबसे जो राइट हैंड हैं आदरणीय विनोद जी महाराज, आदरणीय कार्तिक गिरी जी महाराज, आदरणीय देवानंद जी महाराज, इन सबके संतों की उपस्थिति में आज केवल यह उद्घोषणा हुई है कि अखिल भारतीय संत परिषद नामक एक संस्था कल से परसों से रजिस्टर्ड हो जाएगी और सरकार को अभी से हम बताना चाहते हैं कि आने वाले कुंभ में वो अखाड़ा परिषद के चक्कर में न पड़े, चूंकि वो आपस में सरफटोल है। आप अखिल भारतीय संत परिषद से बात करिए, संत परिषद आपको पूरी तरह से कोऑपरेशन देगा कि संतों की क्या पीड़ा है, संतों की क्या दिक्कत है। और संतों के लिए भी अखाड़ा परिषद कभी उनके जमीन के लिए बात नहीं करती है, ना कभी लड़ाई करती है, लेकिन अखिल भारतीय संत परिषद कुंभ में और कुंभ के बाद भी तमाम लोग बलात् रूप से उनके आश्रमों को कब्जा कर रहे हैं, तमाम संतों को सरकार परेशान कर रही है, उनके लिंटर नहीं लगने दे रही है, उनके व्यवस्थाएं नहीं होने दे रही है। तो यह व्यवस्थाएं कैसे सुचारू रूप से चले, तो हम अगर संघे शक्ति कलयुगे, अगर हम संगठन में रह करके संगठित होकर के इन विषयों को सरकार के समक्ष उठाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार सुनेगी, सरकार झुकेगी। और कुंभ में जिस तरह से अखाड़ों की मर्यादा रहती थी, वो मर्यादा पुनः अखिल भारतीय संत परिषद के माध्यम से वापस होगी। हम अब वो सरकारी कुंभ नहीं, संतों का कुंभ होगा, यह आपको विश्वास दिलाते हैं। अगले समय में जो इसकी संरचना बननी है, जो स्थानाधिपति होंगे लोकल लेवल पर, तहसील लेवल पर इसका हमारी रचना होगी, जिसको हम स्थानाधिपति करेंगे और लगभग 10 स्थानाधिपतियों के नेतृत्व में एक श्री महंत होगा, फिर श्री महंतों से ऊपर पूरी एक मंडली होगी, उसका मंडलीश्वर होगा। मंडलीश्वर जब हम शब्द बोलते हैं तो आपको लगता है मजाक जैसा, इसलिए कि आजकल जिसको भी उठा करके मंडलीश्वर बना देते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र की वेद वेदांग का जानकार व्यक्ति ही मंडलीश्वर बनेगा, द्विज व्यक्ति ही केवल संन्यास लेगा। आप आज जिस प्रकार से घास चराने वाले, सुअर चराने वाले सबको ला करके आप अखाड़ों में भर लिए हैं, अखाड़ा परिषद बना दिए हैं, इन सब चीजों की जो मर्यादा इससे खराब हो रही है, उन मर्यादाओं को पुनर्स्थापित करेंगे। संतों की जो गरिमा है उसको वापसी करेंगे, यही हमारा लक्ष्य है। संघ समाज का उत्थान, मैं एक ही बात कहूंगा, आज पूज्य महाराज श्री की जो है ऐसी वेदना पीड़ा जो हम आज मैं करीब 10-12 वर्षों से श्रवण करते आ रहा हूं, महाराज जी की पीड़ा देख रहा हूं। आज जो हमारा अखाड़ा परिषद है, कुंभ में हो या माघ मेला में देख रहे हैं, गली से चलते हुए छक्कों को भी शंकराचार्य बना दिया जा रहा है उठा के, हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं, नचनिया लोगों को उठा के महामंडलेश्वर बना दिया जा रहा पैसों के दम पर, कि उनके पास केवल धन है तो आज उनको पद दे दिया जा रहा। पद किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, चयन कौन करेगा। आज
मैं एक ही बात कहूंगा, अगर होगा मेरे धर्म पर प्रतिघात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं सनातनी हूं और सनातन की बात करूंगा। राम के नाम की अगर रोटी खा सकते हैं और राम के लिए बोल नहीं सकते। आज हम लोग कुंभ हो या नासिक का कुंभ आ रहा, हम लोग शांत चुपचाप बैठे हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हैं। एक नचनिया अभी जो है मुंबई में काम कर रहा था, उसको शंकराचार्य बना दिया गया, शिविर लगाया उसने कि किन्नर जगत गुरु शंकराचार्य है। कहां से शंकराचार्य आपने बना दिया? शंकराचार्य की एक परंपरा रही, एक नियम रहा, आपने किसी को उठाया, किसी को बना दिया। इन सब भ्रष्टाचारियों को खत्म करने के लिए हमारी ये जो टीम है, और आज युवाओं को सामने आना पड़ेगा और युवाओं को जगना पड़ेगा। इसी कारण जो आज हमारा स्लोगन दिया गया है, संतों का संग समाज का उत्थान, ये हम अपने लिए नहीं बनाए हैं, ये पूरे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में हम सभी युवा संत, और मैं पूज्य महाराज श्री को वादा करता हूं कि 1000 युवा संतों के साथ नासिक कुंभ में पधारूंगा। धन्यवाद। क्षेत्र में किए जाएंगे। देखिए, आज जो हमारा ये अखिल भारतीय संत परिषद बनाया गया है, तो बहुत सारी पीड़ा हमारे मन में थी, कई संतों की पीड़ा हमारे स्वामी जी के मन में थी कि बड़े बड़े जो मंडलेश्वर यहाँ बैठे हैं, जिनको अखाड़े द्वारा स्थापित किया गया है, उन्हीं की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। सामान्य संत जो हैं, जो महंत होते हैं, उनकी तरफ उनको कोई सुविधाओं का लाभ कहीं से नहीं मिलता था। ये 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़े के मात्र 11 लोग एक कमरे में बैठकर और फैसला कर लेते थे पूरे समाज का ठेकेदार बनने का। उस सब मिथक को तोड़ते हुए आज हमारे स्वामी जी ने ये कदम उठाया है अखिल भारतीय संत परिषद का, ये बहुत सराहनीय कदम है। और यहाँ हमें सबको उम्मीद है कि जो हमारे महंत हैं, संत हैं, सबको इसका पूर्ण। उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह आज नैनीताल पहुंचे हैं और नैनीताल पहुंचने पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी ललित मोहन रियाल और साथ ही एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया है। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने बताया है कि नैनीताल आकर बेहद खुशी हुई है और साथ ही गोल्फ में तैनात नैनीताल के बच्चे काफी रुचि रखने लगे हैं और जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों ने भी प्रतिभाग किया है। उसके साथ ही एक शाम सोनिका के नाम आयोजित की जाती है। उत्तराखंड सैन्य भूमि है जिसमें वीर नारी वीर माता नाम से आयोजित किया जाएगा। यही है। और पिछले साल जब आया था बहुत डिटेल से गए थे, तो इस साल भी पूरा प्लानिंग बनाया है कि किस प्रकार 6 डिस्ट्रिक्ट में जाऊं, वहां पर बहुत डिटेल से मैं देखूं। हमारे जो फॉरवर्ड एरिया हैं उसके अंदर में जो वाइब्रेंट विलेजेस हैं वहां जाने का प्लान है। और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर रात को रुक कर देखने का, पूरा ब्रीफिंग करने का और किस प्रकार से सब कार्य कर रहे हैं उसको देखने का और उसमें योगदान देने का है। आपने कहा कि इमीडिएटली यहाँ पर बहुत ही प्लानिंग की है कि किस प्रकार से गवर्नर्स कप, गोल्फ कप किया जाए। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि अभी हमारे परिवार के बेटी बेटियाँ बहुत इंटरेस्ट लेने लग गए हैं और स्कूल ने भी बहुत पार्टिसिपेट किया है। जिसको हम एक एक्सक्लूसिव गेम कहते थे, वो हमारे कुमाऊं मंडल के बच्चों ने, स्पेशली बेटियों ने, उसको बहुत अच्छा से अडॉप्ट किया है। इसके अलावा एक शाम सैनिकों के नाम, ये जो हमारा क्षेत्र है ये तो सैन्य भूमि है और हमारे जो वीर नारी वीर माता और जो गैलेंट्री अवार्ड पाए हुए हमारे सैनिक हैं उनके लिए एक शाम करने का एक इरादा है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि मैं हमारी जो सब इम्पोर्टेंट जगह हैं वहाँ जाने की प्लानिंग है। और सबसे सुंदर लगता है कि जब कुमाऊं क्षेत्र में आता हूँ और यहाँ पर जो विकास हुआ है, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है और चैलेंजेस भी हैं, चुनौतियाँ भी हैं और उनको किस प्रकार देखना है, इसी मकसद के साथ में प्लानिंग किया है। और मैं आपके मीडिया हमारे परिवार का सबसे इम्पोर्टेंट सदस्य है, आपके थ्रू मैं कहना चाहता हूँ कि अत्यंत खुशी होती है जब कुमाऊं मंडल में आते हैं। यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ की सभ्यता संस्कृति है, ये मोटिवेट करती है किसी को भी। और मुझे बहुत खुशी है कि जिस प्रकार से यहाँ पर टूरिज़्म ने मंदिर माला, जो हमारे जागेश्वर जी, नीम खरोली बाबा, सब में जो हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी जो प्लानिंग हमने की है वो बहुत ही सुंदर तरीके से। और मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, थोड़े दिन पहले मैं केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी गया था
और जिस प्रकार से चार धाम यात्रा का संचालन हो रहा है बहुत ही सुंदर है। बहुत लोगों से मैं मिला वहाँ से, जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, साउथ इंडिया से आए हैं, और वो एक अपना सपना लेके आते हैं, आस्था के साथ आते हैं, और उस आस्था जब आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है अतिथि देवो भव, वो तो हमारे को एक देवता का रूप ही लगते हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेवारी हो जाती है, हर उत्तराखंडी की जिम्मेवारी हो जाती है कि हरिद्वार के भेलू कारखाने के पास शनिवार को गुलदार दिखाई देने से हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने फैक्ट्री में बनी पानी के तालाब के किनारे गुलदार देखते ही वन विभाग को तुरंत सूचित किया है। फैक्ट्री कर्मियों ने पानी में गुलदार को देखते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिसे सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया गया है। सूचना मिलते ही वन विभाग और साथ ही रेंजरों की टीम तुरंत घटनास्थल की ओर रवाना हुई है और साथ ही भेल कारखाने के समीप राजाजी नेशनल पार्क में सटी हुई, जिसके चलते आए दिन जंगली जानवरों की चहलकदमी देखी जाती है। रेंजर शीर्षपाल सिंह ने बताया है कि टीम मौके पर पहुंची थी और पर गुलदार दिखाई नहीं दिया है, जंगल लौट गया था और किसी ने घायल होने या फिर यहां पर तबाही की खबर सामने नहीं आई है। हरिद्वार में वैशाख अमावस्या के अवसर पर संत समाज के लिए एक नए राष्ट्रीय मंच अखिल भारतीय संत परिषद की स्थापना की गई है। परिषद का उद्देश्य सनातन धर्म, वेद सम्मत संत परंपरा और भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति की रक्षा करना बताया गया है। शांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज के नेतृत्व में गठित इस परिषद को राजनीतिक प्रभाव और साथ ही सत्ता के दबाव से मुक्त मंच बताया गया है। स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा है कि कई धार्मिक संस्थान सत्ता के दबाव में खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रही हैं। ऐसे में संत समाज को स्वतंत्र आवाज देने के लिए इस परिषद का गठन किया गया है और साथ ही परिषद के गुरुकुल शिक्षा, सांस्कृतिक गौ संरक्षण और सनातन परंपराओं के संरक्षण के लिए देश भर में नैतिक जागरण अभियान चलाने का भी संकल्प लिया गया। इस दौरान 11 संस्थापक सदस्यों की मौजूदगी में परिषद की औपचारिक घोषणा भी की गई है। संघ समाज का उत्थान, मैं एक ही बात कहूंगा, आज पूज्य महाराज श्री की जो है ऐसी वेदना पीड़ा जो हम आज मैं करीब 10-12 वर्षों से श्रवण करते आ रहा हूँ, महाराज जी की पीड़ा देख रहा हूँ। आज जो हमारा अखाड़ा परिषद है, कुंभ में हो या माघ मेला में देख रहे हैं, गली से चलते हुए छक्कों को भी शंकराचार्य बना दिया जा रहा है उठा के, हैं? जिनका कोई अस्तित्व नहीं, नचनिया लोगों को उठा के महामंडलेश्वर बना दिया जा रहा पैसों के दम पर, कि उनके पास केवल धन है तो आज उनको पद दे दिया जा रहा। पद किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, चयन कौन करेगा? आज मैं एक ही बात कहूंगा, अगर होगा मेरे धर्म पर प्रतिघात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं सनातनी हूं और सनातन की बात करूंगा। राम के नाम की अगर रोटी खा सकते हैं और राम के लिए बोल नहीं सकते। आज हम लोग कुंभ हो या नासिक का कुंभ आ रहा, हम लोग शांत चुपचाप बैठे हैं, आपस में क्यों लड़ रहे हैं? एक नचनिया अभी जो है मुंबई में काम कर रहा था, उसको शंकराचार्य बना दिया गया, शिविर लगाया उसने कि किन्नर जगत गुरु शंकराचार्य है। कहाँ से शंकराचार्य आपने बना दिया? शंकराचार्य की एक परंपरा रही, एक नियम रहा, आपने किसी को उठाया, किसी को बना दिया। इन सब भ्रष्टाचारियों को खत्म करने के लिए हमारी ये जो टीम है, और आज युवाओं को सामने आना पड़ेगा और युवाओं को जगना पड़ेगा। इसी कारण जो आज हमारा स्लोगन दिया गया है, संतों का संग, समाज का उत्थान, ये हम अपने लिए नहीं बनाए हैं, ये पूरे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। और पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में और पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में हम सभी युवा संत, और मैं पूज्य महाराज श्री को वादा करता हूं कि 1000 युवा संतों के साथ नासिक कुंभ में पधारूंगा। क्या बात। शनिवार को कोतवाल सुशील कुमार ने बताया है कि चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने फौजी कॉलोनी पिछड़ी निवासी नईम पुत्र शराफत हुसैन को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 10.17 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी को फौजी कॉलोनी पुछड़ी क्षेत्र में पकड़ा गया है। उसके खिलाफ धारा 8/21 NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।
रामनगर बार एसोसिएशन के चुनाव शनिवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए। चुनाव में अध्यक्ष पद पर अधिवक्ता ललित मोहन ने शानदार जीत दर्ज की है और साथ ही आपको बता दें एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने, जबकि सचिव पद पर नरेंद्र रावत ने अपने प्रतिद्वंदी की हार कर जीत हासिल की। और साथ ही आपको बता दें चुनाव प्रक्रिया पर मेहरबान सिंह कोरांग, सुशील मेहता तथा चुनाव अधिकारी PS बोहरा की देखरेख में संपन्न हुए हैं। चुनाव में कुल 5 पदों के लिए मतदान हुआ है, जिसमें 130 संख्या में से 114 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अध्यक्ष पद के चुनाव में बालम सिंह बिष्ट को 38 वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार ललित मोहन ने 38 वोटों के अंतर से जीत भी दर्ज की है। हरिद्वार के भेल कारखाने के पास शनिवार को गुलदार दिखाई देने से हड़कंप मच गया। कर्मचारियों ने फैक्ट्री में बनी पानी के तालाब के किनारे आपको बता दें गुलदार देखते ही वन विभाग को सूचना दी और साथ ही फैक्ट्री कर्मियों ने पानी में गुलदार को देखते ही वीडियो बनाना शुरू कर दिए, जिसे सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया गया है। रेंजर शीशपाल ने बताया कि टीम मौके पर पहुंची तथा गुलदार पहले की जंगल लौट गया था और किसी के भी घायल होने या फिर तबाही की खबर तो सामने नहीं आई, केवल भय और अफरा तफरी की स्थिति बनी है। वन विभाग ने आसपास के क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी और पेट्रोलिंग तेज करने का भी आश्वासन दिया है। फैक्ट्री कर्मियों को नाइट ड्यूटी में सतर्क रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। ऋषिकेश और मुनिकीरेती में गंगा का रौद्र रूप और पर्यटकों की लापरवाही लगातार जानलेवा साबित हो रही। शनिवार को गंगा नदी में डूबने से 2 अलग अलग दर्दनाक हादसे सामने आए हैं। इसमें से एक युवक का शव SDRF ने बरामद कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी किए गए। पिछले महज 1 सप्ताह के भीतर गंगा में डूबने से यह 5वीं घटना है। इससे पहले ही SDRF की टीम गंगा में डूब एक किशोर सहित 2 युवक के शव बरामद कर चुकी है। बता दें कि शनिवार दोपहर थाना मुनिकीरेती क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी स्थित नमामि गंगे घाट पर राजस्थान के अलवर से 4 दोस्तों के साथ घूमने आए हैं। 24 वर्षीय वेद प्रकाश गंगा में नहाते समय अचानक गहरे पानी में चला गया। उससे दोस्तों ने उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया है, लेकिन देखते ही देखते वह लहरों के बीच ओझल हो गया। सूचना मिलते ही SDRF की टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और साथ ही डीप डिवाइस में गंगा सघन सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। पर्यटन सीजन और वीकेंड के मद्देनजर मुनिकीरेती क्षेत्र में पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाली हुड़दंगी और साथ ही शराबी चालकों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार किया है। SSP श्वेता चौबे के निर्देशन में थाना मुनिकीरेती पुलिस ने क्षेत्र में व्यापक चेकिंग अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। अभियान के दौरान पुलिस ने आपको बता दें कि ड्रंक एंड ड्राइव के और साथ ही रैश ड्राइविंग करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वाहनों को सीज किया गया है। कोतवाल प्रदीप चौहान ने बताया है कि थाना मुनिकीरेती पुलिस का ये चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। सड़क पर हुड़दंग करने, शराब पीकर गाड़ी चलाने या तेज रफ्तार से दूसरों को जान जोखिम में डालने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्य रूप से भद्रकाली चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत और साथ ही कैलाश गेट चौकी प्रभारी आशीष शर्मा और साथ ही ढालवाला चौकी प्रभारी प्रदीप रावत इस अभियान को धार देने में लगे हुए हैं। श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण एवं सराहनीय निर्णय लिया गया है, जिसके अंतर्गत बुजुर्ग एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में दर्शन के अलग लाइन की व्यवस्था लागू करने का प्रावधान पारित किया गया। इस निर्णय का युवा मोर्चा द्वारा स्वागत करते हुए अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त किया गया। ऋषिकेश आगमन पर मंदिर समिति के अध्यक्ष ने युवा मोर्चा के सदस्यों से उनसे अपील करते हुए और सुझाव दिए और जो कि बहुत अच्छा था। और साथ ही दिव्यांगों को एक विशेष सुविधा मिलने से उनको दर्शन आसानी से हो सकेंगे। जो दिव्यांग लोगों को धामों में इस वजह से नहीं आ पा रहे थे, आप वो लोग भी आकर भगवान के दर्शन कर सकेंगे। इस बार हमने जो हमारे दोनों धाम है, श्री केदारनाथ जी और बद्रीनाथ धाम में जो हमारे दिव्यांग और जो वृद्ध तीर्थ यात्री हैं, उन सब के लिए सीनियर सिटीजन के लिए एक व्यवस्था बनाई है कि दोनों धामों में उनको हम इस तरह से दर्शन कराएं कि उनको सुगम और सरल दर्शन हो सके। उनके लिए हमने एक अलग से स्लॉट तय किया हुआ है, जिस पर सिर्फ हम जो दिव्यांग और हमारे जो वृद्ध तीर्थ यात्री हैं उन्हीं को हम दर्शन कराएंगे। उसको लेके हमने एक SOP भी जारी कर दी है और मैं समझता हूँ कि ये
एक बहुत बड़ा काम है जो देश दुनिया से हमारे जो तीर्थ यात्री वहाँ पर जो सीनियर सिटीजन हैं और जो दिव्यांग हैं, क्योंकि बहुत कठिन यात्रा करके वो वहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे संस्थान ने सभी ने इस पर एक निर्णय लेने के बाद में एक आदेश इसमें पारित कर दिया और एक SOP हमने जारी कर दी है। उनको भी हम, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े VIP हमारे पास में वो हमारे सीनियर सिटीजन और जो हमारे दिव्यांग हैं, क्योंकि बहुत कठिन यात्रा के बाद वो यहाँ पर पहुँचते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे देश दुनिया से आने वाले इन सभी तीर्थयात्रियों सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास समेत पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए खुशखबरी की बात है। शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने नगर निकायों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नागरिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न सुझावों पर चर्चा की जा रही, लेकिन नागरिकों के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा। मंत्री श्री कैड़ा ने कहा है, प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में निवासरत उपभोक्ताओं में बिजली बिल के माध्यम से शहरों में सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटों का अतिरिक्त शुल्क लिए जाने की बात सामने आई है। कैबिनेट मंत्री आपको बता दें कि राम सिंह कैड़ा ने कहा है कि हमारी सरकार पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जनता को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए प्रयास कर रही है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।